केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों को लेकर किसानों में जबरदस्त नाराजगी है। पंजाब में किसानों का आंदोलन चल रहा है तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अब विरोध बढ़ता देखा जा सकता है। इस बीच विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और संसद से सड़क तक किसानों को समर्थन दे रहे हैं। उधर इस रण में अब एनडीए के घटक दल शिरोमणि अकाली दल ने भी विरोध दिखाया है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया तो केंद्र ने इसको स्वीकार तक कर लिया। कांग्रेस का आरोप है कि इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, पूंजीपतियों के हाथों में किसान होगा और एमएसपी को खत्म किया जा सकता है। कि किसानों के इस आक्रोश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में और राज्यों में हो भारी विरोध अंतर्कलह सामने आने वाली है, क्योंकि जिस भी सरकार ने किसान के विरोधी कार्य किया है वो सरकार कभी सफल नहीं हो पाई, वो सरकार कभी दोबारा नहीं बनी। इसलिए अब मोदी जी की और केंद्र की सरकार की असलियत, चाहे वो एनडीए 1 हो चाहे एनडीए 2 हो, जान चुके हैं। संसद में विपक्षी पार्टियों ने किसानों का पक्ष लेते हुए विरोध किया, लेकिन उधर सड़क पर उतरे किसानों ने भी सरकार को घेरने का काम किया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह देश के किसानों को विश्वास में नहीं लेना बताया जा रहा है। बिलों से जुड़ी पूरी जानकारी भी किसानों तक नहीं पहुंचाना एक और कारण है, जिसकी वजह से किसानों के मन में बड़ा डर है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री ने खुलकर इस पर अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। साथ ही आश्वस्त किया कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को लेकर किसान समर्थक पहल की गई है। कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। सरकार और विपक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। हो सकता है कि सरकार के बताए मुताबिक किसान की तकदीर बदले, लेकिन सवाल यहां उठता है कि आखिर जिन कानूनों के प्रभाव में देश का एक बड़ा तबका आने वाला है, उस पर उठने वाली शंकाओं का समाधान सरकार ने पहले क्यों नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
के में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कृषि संशोधन बिल। 3 बिल सरकार लेकर के आई है और उस बिल को लेकर के देश में एक नया सियासी हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी कह रही है कि इससे किसान के दिन बदल जाएंगे, यानी किसान के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन प्रतिपक्ष हमलावर है और कुछ एनडीए के घटक दल भी इस बिल को लेकर सरकार से अपने एक अलग विचार रखते हैं। हरसिमरत कौर जो मोदी कैबिनेट की एक सदस्य, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और एनडीए का घटक दल है उनका दल। या इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि 1955 एसेंशियल एक्ट जो बना हुआ है, जिसमें आप कमोडिटीज को रखते हैं कि आप इसकी कालाबाजारी नहीं कर सकते, आप इसको स्टॉक ज्यादा नहीं कर सकते कि लिमिट के तहत, लेकिन अब उससे बाहर किया जाएगा। कांग्रेस सहित कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इन सब का यह आरोप है कि सरकार कुछ लोगों को लाभ देने के लिए किसान को बिल्कुल गर्त में लेके जाना चाहती है। 2022 तक डबल आमदनी करने के नाम पर किसान को गुमराह कर रही है। तो क्या वास्तव में सरकार गुमराह कर रही है या फिर सरकार किसान के अच्छे दिन लाना चाहती है? दो बातें हैं इसमें। इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अजय सिंह जी किलक साहब जुड़े हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी राजस्थान के सेक्रेटरी और पूर्व विधायक कमराराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसान नेता रामपाल जाट साहब हमारे साथ जुड़े हैं और पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता हरिमोहन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं रामपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले इस बिल को लेकर के किसान को किसी तरह का संदेह है या फिर राजनीतिक गुमराह करना और राजनीतिक नजरिए से इसे देखा जाना चाहिए, कुछ है? किसान क्या सोच के चलता है इस बिल? योगेंद्र जी, पहले तो इस पर चर्चा आयोजित करने के लिए आपका और पूरे जन टीवी परिवार का साधुवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप और इस सब के लिए कर रहे हो। अब मैं इस पर आना चाहूँगा कि आज किसान को आवश्यकता क्या है। अभी मक्का, इसका सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है 1860 रुपये प्रति क्विंटल। बाजार में बिक रही है 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये प्रति क्विंटल। बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया 2150 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरे का भी दाम है 1100 रुपये प्रति क्विंटल। अभी जो चना निकला, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया था 4875 रुपये और चना किसान को बेचना पड़ा 3700 रुपये प्रति क्विंटल में। इसी ढंग से सरसों हो या फिर मूंग हो, मूंग की और भी दुर्दशा हुई। मूंग का जब एमएसपी 7050 वही आ रहा हूँ बिल पे आ रहा हूँ योगेंद्र जी, बिल की पृष्ठभूमि में बता रहा हूँ। तो ये जो है 7050 जब मूंग का दाम था, उस समय मूंग किसान को बेचना पड़ा था 4000 रुपये प्रति क्विंटल। ये हमारी व्यथा है, ये हमारी पीड़ा है। हमने इसके लिए 2012 में किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012 का प्रारूप बनकर तैयार करके दिया। लोकसभा ने उसको 8 अगस्त 2014 को विचारार्थ सर्वसम्मति स्वीकार किया। 6 वर्ष बीत गए योगेंद्र जी, अब तक केंद्र सरकार ने कोई पहल इस विषय में नहीं की कि इस कानून को पारित कर दे जिससे किसानों को उनकी दामों के उचित दाम मिले। इसके विपरीत जो सरकार ने किया है वो ये अध्यादेश जो लेकर आई, पहले जो अभी बिल ला रही है, अभी विधेयक उनके बन गए, एक पास हो गया और दूसरे सदन में उसको पास करने वाले हैं। ये किसानों के हित के नाम पर जो बड़े पूंजी वाले हैं उनके हितों का पोषण करने वाले हैं, उनको लाभ पहुंचाने वाले हैं। और मैं इसलिए दो कारण से बात कर रहा हूं। पहला, इन्होंने जो कहा कृषि उपजों का व्यापार, ये एकाधिकार के लिए सौंप दिया बड़े पूंजी वाले को। जिसका भी एकाधिकार होगा वो उत्पादक को देगा कम से कम दाम, उपभोक्ता से वसूलेगा अधिक से अधिक दाम। फिर इन्होंने एक खास बात और कर दी, वो कर दी स्टॉक सीमा समाप्त। इसके कारण से कोई एक ही व्यापारी, एक ही कंपनी सारे हिंदुस्तान के उपज को खरीद सकता है। वो कम से कम दाम देगा और खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा वसूल करेगा।
बिना पसीना बहाए घर बैठे चांदी काटेगा। दूसरी ओर जो पसीना बहाने वाला वर्ग है वो संकट में आएगा। और अभी जो कृषि उपज मंडियां हैं जिनके लिए सरकार कह रही है हमारा इनको खत्म करने का कोई आशय नहीं है, लेकिन जो इन्होंने प्रावधान किए है उसके अनुसार तो जो परिसर में व्यापार करेगा उस पर राज्य सरकार का कानून लागू रहेगा। बाहर जो व्यापार करेगा राज्य सरकार का कानून लागू नहीं रहेगा। बाहर व्यापार करने वालों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो ये दोनों कंपीट कैसे करेंगे? ये कंपीट नहीं करेंगे तो जो छोटे व्यापारियों की चयन है ये समाप्त हो जाएगी। इसके समाप्त होने से प्रतिस्पर्धा ये कम हो जाएगी। सरकार दावा कर रही है इसमें कि किसी आड़ती के नाम पर जो बीज की दलाली लेनी पड़ती थी, दलालों से मुक्त होगा और देश में कहीं भी अपनी क्रॉप को बेच सकता है। ये बड़ा बेनिफिट उसे मिलेगा, योगेंद्र जी, यही ओपन मार्केट मिलेगा उसे। योगेंद्र जी, यही खास बात है। इसलिए कल भी हमारी मीटिंग थी माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब से। उनसे हमने ये पूछा कि ये बताओ किसान को अपनी फसल दूसरे प्रदेशों में या किसी भी स्थान पर बेचने पर प्रतिबंध कब था? कभी नहीं था। वो पहले भी आजाद था, अपनी फसल बेच सकता है। और दूसरा, वो जो कहते हैं किसान को अब किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पहले कब देना पड़ता था? पहले भी कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए जो पहले नहीं थे। मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं अमराराम जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। अमराराम जी, आपकी पार्टी भी इस बिल को लेकर आक्रामक है, विरोध कर रहे हैं आप लोग। क्या ऐसा सरकार का दावा है कि किसान को गुमराह कर रहे हो? किसान का हितैषी नहीं हो सकता, किसान को गुमराह किया जा रहा है। और जो विरोध कर रहे हैं वो लोग चाहते नहीं है कि किसान के दिन अच्छे आए। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको और आपके जन टीवी को इस बात के लिए कि देश की 90% या 99% जनता के खिलाफ किसान, उपभोक्ता और व्यापारी के खिलाफ ये जो 3 कानून जो लोकसभा ने अभी पास किए हैं, जिनको इस कोरोना महामारी के वक्त बहुराष्ट्रीय कंपनी और देश की एकाधिकार आवाज ही नहीं आ रही के लिए है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है बारीक। तो निश्चित रूप से देश का किसान, व्यापारी और उपभोक्ता त्रस्त होगा और कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और देश की कंपनियां मालामाल। ये बहाने नहीं है। निश्चित रूप से सरकार खुले रूप से, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमेशा खुले बाजार के पक्ष में रही है। किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं। आज तक जब 90-91 से पहले कोई भी देश की एकाधिकार कंपनी खुदरा व्यापार नहीं करती। जब भी जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी होल्डिंग आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता था कि लोग स्टॉक करके जनता को नहीं लूट। निश्चित रूप से अब ये जो 3 कानून जो लेके आए हैं, जो आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून, मंडी कानून, ठेका प्रथा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसका मतलब देशी विदेशी कंपनियों को किसान को खरीदते वक्त लूटेंगे और आम जनता को वापस बेचते वक्त लूटेंगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि कोर्ट में नहीं जा सकता। आप अंदाजा कीजिए, ऐसा कानून पहली बार देश की संसद बनाने पास किया है। जो कोई भी किसान से उसकी उपज खरीद लेगा और उसका पेमेंट नहीं करेगा तो किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता। वो एसडीएम के पास जा सकता है। एसडीएम उसको अगर नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता है, तो कलेक्टर के पास जा सकता है, लेकिन किसी भी न्यायालय के दरवाजा नहीं खटखटा सकता। वो करोड़ों रुपया किसान की फसल ले लेगा और पेमेंट नहीं करेगा तो उसके लिए खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब इससे ज्यादा लूट यह है कि शेर के पिंजरे में निहत्थे लोगों को उसमें डालने का काम इन कानून के माध्यम से किया जा रहा है। ये मैं समझता हूं सबसे ज्यादा पूरे देश में आज आने वाली 25 तारीख को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद होगा और पूरे देश का किसान जो खेती को कॉर्पोरेट के हवाले करके देश के आम जनता को लूटने के लिए जो कानून लेके आए हैं, खुले रूप से मोदी सरकार
उन कंपनियों की सरकार हो गई। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब अंबानी, अडानी और बिल गेट्स की सरकार हो गई है। मैं समझता हूँ इस देश की जनता अब समझ चुकी है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और सरकार अभी भी अगर जनता की आवाज नहीं सुनेगी तो ऐसी सरकार को भी ठीक करने का काम देश का किसान निश्चित रूप से करेगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास वापस आऊंगा। अभी मैं अजय सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। किलक साहब, आपके पास आना चाह रहा हूँ। आप तो इस विभाग से ताल्लुक भी रखा है आपने, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी आप रहे हुए हो। मैं यहाँ एक चीज जानना चाहूंगा कि दो बातें हैं, जैसे अमराराम जी और अभी रामपाल जी ने कहा कि सरकार गुमराह कर रही है और किसान हितैषी बिल नहीं है। बीजेपी कह रही है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसान को गुमराह कर रहे हैं, वो किसान के अच्छे दिन नहीं चाहते हैं। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि इस बिल के जरिए किसान के अच्छे दिन कैसे आएंगे? देखिए, ये तीनों बिल जो पास किए गए हैं, ये निश्चित रूप से किसानों की तरक्की, मजबूती और ताकत देने वाले हैं। और अगर आप इसको देखेंगे, जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, हम काल्पनिक रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मंडियां बंद हो जाएगी, हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी। ये एक काल्पनिक बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एमएसपी है, ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, इसको, इनकी कीमतों को बढ़ाया गया है। और अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो कि अमराराम जी और रामपाल जी यहाँ के लीडर रहे हैं, किसानों के नेता रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2008 के अंदर जब कांग्रेस सरकार थी, आपने कितना मूंग खरीदा, कितनी सरसों खरीदी? पहली बार मूंग को भारतीय जनता पार्टी के समय खरीदा। तो सरकार और एमएसपी सरकार कह चुकी है, केंद्र सरकार की, एमएसपी को बंद नहीं किया जाएगा। और मैं आपको और बताऊं कि जब से भारतीय जनता पार्टी 2013 में सरकार में आई राजस्थान में, उससे पहले तक राजस्थान में केवल 25 क्विंटल ही एक किसान का खरीदा जाता था। उसको बढ़ा करके 40 क्विंटल किया हमने। आज भी 40 क्विंटल आप ले रहे हैं। अब आप अगर ये बात करें, अभी अमराराम जी ने एक बात की कि कोर्ट में नहीं जा सकता। एसडीएम कोर्ट है, कलेक्टर के, वो भी तो कोर्ट है। उसके अंदर भी एक टाइम लिमिट फिक्स कर रखी है उन्होंने। एक टाइम लिमिट फिक्स करके 1 महीने में आपको इसका निर्णय करना पड़ेगा। तो किसी भी तरीके से मैं आपको बता दूं, ये एक प्रतिस्पर्धा है, खुली प्रतिस्पर्धा है। ऑनलाइन ट्रेडिंग वो करे, अपनी भारत में कहीं भी बेचे। और मुझे बता जी, और इसके अलावा भी गवर्नमेंट की इतनी स्कीम है जो लगातार लागू रहेगी, जैसे कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, आज एमएसपी है। एमएसपी के माध्यम से सरकार का ये प्रयास रहता है कि बाजार में किसान को सही कीमत मिले। सरकार भी खरीदती है, तो अपना भी जो व्यापारी है, चाहे कृषि मंडी में, चाहे दूसरे जो इसका व्यापार करते हैं, वो अपना भी इसको अच्छे कीमत पर लेते हैं। और आप अगर पिछले सालों में देखें तो किसान को अच्छी कीमत मिली है। ये रामपाल जी को भी ये मानना चाहिए। और कांग्रेस के हमारे नेता भी यहाँ बैठे हैं, हरिमोहन जी, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय, कांग्रेस के समय, कांग्रेस ने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, बार बार इन्होंने एक बात कही कि बाजरे का एक भी दाना भाजपा ने नहीं खरीदा। भाजपा ने एक भी बाजरे का दाना नहीं खरीदा। 2 वर्ष हो गए, मुझे ये बता दे कांग्रेस सरकार वाले कि कितना बाजरा खरीदा। तो ये बात नहीं है। हमें हमारा प्रयास ये करना चाहिए कि किसानों के हित में और क्या किया जा सकता है। और निश्चित रूप से अभी ये बिल पास हुए, अगर इसमें किसी तरह की कोई समस्या आएगी तो समय रहते उनको भी दुरुस्त किया जाएगा। ये हमेशा किया जाता रहा है, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोई भी हो। समय समय पर समस्याएं तो आएगी आपके सामने, तो उसको हल करेंगे। लेकिन अभी ये कहना कोई भी ये बिल्कुल सही नहीं है। अब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के है, इसमें सबसे बड़ी बात रहती है कि भाई कंपनी उसका मालिक हो जाएगी किसान की जमीन की, तो उसके लिए तो सिर्फ फसल जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसको बोनस का भी प्रावधान है। और उसमें यह भी प्रावधान होगा, हम किराएनामे में नहीं करते क्या? तो देखिए, कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। मैं एक बात यहाँ जानना चाहूंगा कि असेंशियल एक्ट जो 1955 में बना था, शायद 1955 का ही, हाँ जी, उसमें बदलाव एक तरह से खत्म किया जा रहा है। जो कमोडिटीज हैं हमारी, वो एक तरह से कोई भंडारण ज्यादा नहीं कर सकता, उससे बाहर क्यों किया जा रहा है? उससे क्या बेनिफिट होगा किसान को? मैं आपको ये बताऊंगा, ये तो लगातार मांग उठ रही थी कि भाई ये इसके ऊपर ऐसा है कि किसी तरह की बंदिश नहीं होनी चाहिए। ये तो लगातार आप देख ले, पिछले समय से, चाहे किसानों चाहे आपके मांग। और मैं आपको बता दूं सर, जिस चीज का डर है आम उपभोक्ता को, हम तो वही सब कुछ हो जाएगा। वो तो अगर प्याज है जिसमें ताकत है, पैसे है उसके पास में, भंडारण की उसके पास में व्यवस्था, तो खरीदता रहेगा। किसान औने पौने दामों में बेचता रहेगा। जो आज इनबैलेंस हो
रहा है। एक बार प्याज के दाम 40 रुपए किलो होते हैं, अगली बार ट्रोलियों किसान यूं ही फेंक के चला जाता है। यही टमाटर की हालत होती है। बहुत सारी जो क्रॉप होती है उसकी यही पोजीशन होती है, वेजिटेबल्स हो या चाहे दूसरी चीजें हो। यहाँ बैलेंस कैसे कर पाएंगे हम? तो जिसके पास में स्टॉक पड़ा है वो कह देगा कि खूब स्टॉक है, मार्केट में कोई जरूरत नहीं, अब नहीं देंगे, फिर क्या होगा इस समय? देखिए, आपने अभी जो प्याज की, आपने जो अभी प्याज और लहसुन की बात की है कि भाई ये उदाहरण देके कह रहा हूं सर। हाँ, नहीं इनका दाम बढ़ता है, तो मैं आपको बताऊं इसके लिए नहीं उदाहरण है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया उसमें प्रावधान रखा है। आज राजस्थान में हमेशा अगर ये लहसुन और प्याज के जो भाव बढ़ते हैं, इसका कारण ये है कि हमारे पास कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है आज जिसको कि हम उनको यहाँ पे रख सकें इतने वर्षों के बाद भी। इसीलिए अब की जो 1 लाख करोड़ जो रुपए अलग से किया इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो इसीलिए है कि कोल्ड स्टोरेज अगर हमारे पास में होता, राजस्थान में जगह जगह, कोटा में, सीकर में जहां पे प्याज ये होता, नागौर में होता, जोधपुर में, तो हम उनको रख सकते हैं। अब ये पेरिशेबल चीजें, खराब होने वाली चीजें। तिलक साहब, प्याज कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जाता। मैं कह रहा हूं कि प्याज के लिए कोल्ड से मेरा मतलब है इसका स्टोरेज अलग से बनता है, जो इसका टाट की पट्टियों का लेकर के हवादार जो है, मेरे तो थावला में बहुत ये होता है उसके अंदर, लेकिन उसको कहते हैं, उसको यही है कि कोल्ड स्टोरेज की भाई उसको ये आप एसी वाला वो नहीं कर रहा, उस तरह का जो प्रावधान है, क्योंकि हमारे समय तो हमने सरकार को लिखा भी था, केंद्र सरकार को। वापस आ रहा हूँ तिलक साहब, वापस आ रहा हूं मैं हरिमोहन जी के पास में जाना चाहूंगा। हरिमोहन जी, आपकी पार्टी काफी आक्रामक है इस बिल को लेकर के, लगातार आप लोगों की तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी तिलक साहब ने कहा कि काम है आप लोगों का, अपोजिशन का, कि गुमराह कर रहे हैं आप किसान को, किसान का भला नहीं सोच रहे हैं। देखो, असल में गुमराह तो कर रहे हैं केंद्र की सरकार। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उस दिन उन्होंने जानबूझ करके किसान विरोधी बिलों को, अध्यादेशों को लोकसभा में रखा। तो उन्होंने जो अपने जन्मदिन के दिन जो गिफ्ट दी, ये वैसी गिफ्ट है जैसे आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ने की उन्होंने समय समय पर हमको गिफ्ट दी। जैसी बेरोजगारी बढ़ाने में उन्होंने हमको गिफ्ट दी, वैसी की वैसी गिफ्ट उन्होंने जन्मदिन को हमको दी। जहां तक इन अध्यादेशों का सवाल है, हम केवल किसानों को कोई भड़का नहीं रहा है। किसान अपने हितों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आ रहा है, और उनकी लड़ाई को मुखरित करने के लिए जो भी राजनीति में काम करने वाले, किसानों का हित देखने वाले लोग हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि अगर किसानों के साथ कोई भी सरकार जाति करती है तो उस जाति के विरोध में, उन किसानों के पक्ष में उस आवाज को मुखरित किया जाए। पंजाब सरकार ने क्या किया? पंजाब सरकार ने तो यहां तक भी किया कि ये जो मामला है मंडी का, ये मामला विधानसभा क्षेत्र का है और प्रदेशों का है, इस पर अनाधिकार चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। और उन्होंने तो यहां तक भी कहा, गवर्नर से भी मांग की कि हम विधानसभा का सत्र बुला करके इन अध्यादेशों का विरोध करेंगे। और इसी प्रकार जितने भी राजस्थान में, जितने भी जो फेडरल सिस्टम में जो प्रदेश हैं और जहां किसानों के साथ इस प्रकार के अध्यादेशों को कानून बना करके जो लागू किया जा रहा है, उनका सब प्रदेश विरोध कर रहे हैं। आप ये देखिए कि इनके एनडीए के पार्टनर खुद, ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि एनडीए के पार्टनर को, अकाली दल को, उसके नेतृत्व को, जो केंद्र में मंत्री था, उसकी बिना जानकारी के जो अध्यादेशों को जो पेश किया गया, न कैबिनेट में चर्चा की गई, न कैबिनेट में इन बिलों पर, इन अध्यादेशों पर विचार किया गया। उसी का परिणाम है कि अकाली दल ने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और किसानों की आवाज को मुखरित करने में उन्होंने भी इस सरकार की आलोचना करके उसके सामने किया। ये चाहते क्या है? एमएसपी की बात करते हैं, जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलता है। योगेंद्र जी, आपने कानून में कोई प्रोविजन ये नहीं किया, जो भी पेश किए हैं, कि हम एमएसपी, अगर कोई एमएसपी पे कोई भी व्यापारी अगर कोई खरीदेगा किसान की और उससे कम लेगा तो हम उसको सजा का प्रावधान दे रहे। खाली जबानी जमा खर्च के नहीं, कानून में आप प्रावधान करते। आपने तो यहाँ तक कि पूंजीवादी व्यवस्था को और अग्रेसिव मजबूत करने के लिए, चाहे वो कोई भी जो प्राइवेटाइजेशन है, चाहे वो अडानी जी हो, चाहे अंबानी जी हो, चाहे दूसरी संस्था है, इन्होंने एक अप्रत्यक्ष रूप से
इन सेठों, धन्ना सेठों को, पूंजीपतियों को मजबूत करके उनके माध्यम से खुद ईमानदार बन करके अपनी चुनाव की व्यवस्था उन लोगों के माध्यम से कराने का जो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जो एक बात मैं जानना उसी की परिणति है सर, आपसे भी जानना चाहता हूं, परिणति है ये। क्यों लग रहा है ऐसा, क्यों लग रहा है आपको कि इसकी वजह से किसान की दुर्दशा हो जाएगी और धन्ना सेठों को लाभ देने के लिए इस बिल लेकर के आ रहे हैं? लोकसभा में पारित भी करवा दिया। मैं आपसे समझना चाहूंगा, किसान भी जानना चाहिए। ये तो स्पष्ट है, ये तो स्पष्ट है कि जो धन्ना सेठ, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इस मार्केट पे कब्जा कर लेगी। मेरे यहाँ का एक उदाहरण दूं, एक कंपनी ने जो ये कह रहे थे किराए पे किसानों की जमीन लेकर के उसमें फसल लेने की बात कर ली और सारे का सारा पैसा खा करके वो आज तक चले गए। पुलिस ने रिपोर्ट की और उनको गिरफ्तार किया, जब भी वो पैसा आज तक नहीं आया। ये कौन सा कानून है? और जहां तक गरीबों का सवाल है, एक्ट में जो प्रोविजन किया गया है कि कितना स्टॉक का कौन रखेगा, ताकि गरीब लोगों को, मध्यम लोगों को एक निर्धारित रूप में उनको उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सके। इन्होंने उस प्रोविजन को भी हटाने के बाद क्या जरूरत थी इनको स्टॉक लिमिट हटाने की? अभी माननीय कह रहे थे कि साहब आम जनता की मांग थी। आम जनता की मांग नहीं है, ये उस वर्ग की मांग है जो होल्डिंग करके जनता का शोषण करने की जो प्रवृत्ति रखता है। ये उन लोगों की मांग थी जिससे प्रभावित होकर पूंजीपतियों और ऐसे लोगों की, धन्ना सेठों की मांग से प्रभावित होकर के वर्तमान सरकार ने इन कानूनों में संशोधन किया है। ये गरीब का संरक्षण नहीं है, ये पूंजीपतियों का संरक्षण है। किसान विरोधी है और किसानों की हालत आप देखिएगा कि कितनी बिगड़ती जाएगी इस मामले से। किसान से गांव में जाकर के आदमी खरीद लेगा। और दूसरा आप देखिए, अरबों खरबों रुपयों को लगा करके पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में मंडियों का निर्माण हुआ है। तो क्या उन मंडियों की ताला लगा दिया जाएगा? उन मंडियों को बंद कर दिया जाएगा? जितनी भी जो किसान की उपज है वो रास्ते में, सड़क पर मंडी बन जाएगी, गली में मंडी बन जाएगी, गांव में मंडी बन जाएगी, और जो एक नोटिफाइड एरिया है उस पर ताला लगा करके उसको बंद कर दिया जाएगा। ये जो भी व्यवस्था है ये किसान विरोधी है। ये किसानों के हित के बजाय पतियों का हित साधने की एक साजिश है। और यहाँ तक आप ये देखिए कि ये एक शांता कुमार कमेटी की जो रिपोर्ट है, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर बिल को लेके। 3 बिल जो सरकार ने लॉन्च कर दिया पार्लियामेंट में और लोकसभा से पारित हो चुके हैं। नया कानून आ रहा है। मैं किलक साहब आपके पास आना चाहूंगा। कायदे से तो बिल पे बहस होनी चाहिए और बहस से क्या एक खुलकर के चीजें सामने आ पाती है कि क्यों तो विरोध हो रहा है, और विरोध अगर किसी विरोध का मतलब है कि आशंका, कहीं ना कहीं वो आशंका कैसे दूर की जा सकती है कि जनप्रतिनिधि हैं, उनकी आशंका दूर होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल संतुष्ट होते हैं तो निश्चित रूप से नीचे तक एक मैसेज जाता है। धरती पुत्र हो चाहे आम उपभोक्ता हो, उसको भी पता लगता है कि हाँ विरोध क्यों है, और विरोध के चलते जो आशंका बनी हुई थी उसको सरकार दूर कर रही है। मैं ये खारिज नहीं कर रहा कि अब जनहित में फैसला लेके आ रहे होंगे, लेकिन अभी आशंका यह बनी हुई है, आप अपने दलों को भी नहीं समझा पा रहे हैं। हरसिमरत कौर साहब का, लेकिन मेरे भी, हालांकि वो हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं, हमने कॉल भी करने की कोशिश की थी कि उनसे बात कर सके। जब अध्यादेश जारी हो रहे थे, अगर सर्कुलर के जरिए भी साइन करवाए गए होंगे तो उनको उस वक्त ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि केंद्र सरकार जो ये लेके आ रही है, हमारा दल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जब विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए विरोध के। उनका विरोध अपनी जगह हो सकता है, वो क्यों पहले उन्होंने विरोध नहीं किया, समझ से बाहर है। जब अध्यादेश रहा पहले, उसके बाद में बिल लॉन्च हुए हैं ये तो अब यहाँ कुछ आशंका है। आपने सुना हमारे पैनल को, मैं यहाँ आपसे चाहूंगा कि एक तो ये कहा जा रहा है लगातार कि जो मंडियां जिन पे अरबों रुपए सरकार ने खर्च किए हैं और यार्ड बना दिए गए हैं, जो आज भी सरकार का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल किसान चाहता भी है कि हमारी क्रॉप वहां बेचें, सरकारें भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं। उनका क्या होगा? ये जो डिपार्टमेंट बन गए हैं कृषि उपज मंडी के लिए, उनका क्या होगा? और क्या वास्तव में जो कालाबाजारी की बात कही जा रही है कि कोई भी फसल होगी उसको कोई पैसे वाला एक बार
बार स्टॉक करेगा और फिर कह देगा कि नहीं अब जरूरत नहीं है, तो वो देखेगा कि अच्छा प्याज अब की बार अच्छा बिका है, अगली बार कोई लगा देगा, फिर उसकी फसल नहीं बिकेगी। कुछ ऐसी आशंकाएं हैं। देखिए अमरा राम जी आशंका जता रहे हैं और निश्चित रूप से किसान भी हैं। हमारे साथ में रामपाल जी जुड़े हुए हैं, किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब से एक दिन पहले ही मिल के आए हैं। हरिमोहन जी खुद एक किसान है, तो ये आपके बीच में, आप भी खुद किसान है, तो यहाँ हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई ऐसी चीजें सामने आती हैं, आपने बिल को पढ़ा भी हो, तो जो आशंकाएं हैं मैं उन पे आपसे एक बयान चाहूंगा कि ये आशंकाएं जो हैं इनका क्या गवर्नमेंट क्या कह रही है इसमें? नहीं, देखो मैंने आपको बताया कि ये जो भी तीनों बिल हैं बड़े क्रांतिकारी हैं और निश्चित रूप से किसानों की इसमें मजबूत होगा। अभी जो हमारे हरिमोहन जी ने जो बात कही, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस बेवजह हमेशा हर बात का विरोध करती है और मैं आपको इसका उदाहरण भी दे दूं कि जब एमएसपी हमारे लागू थी कई वर्षों से, लागू होने के बाद में भी आप नहीं खरीद पाए। किसानों की बात कर रहे हो आप, किसान हित की बात कर रहे हो आप किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध था वो भी नहीं दे पाए आपने कर्ज माफी किसानों की घोषणा की, आप किसानों का कर्ज भी माफ नहीं कर पाए, फिर आप किसानों की बात कर रहे हैं। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो भी हम घोषणा करें, जैसे मैंने बाजरे के लिए कहा कि कांग्रेस कह रही है बाजरा नहीं खरीदा, अरे भाई आपने खरीदा है क्या? हम अगर किसी बात का विरोध करें, कोई भी गतिरोध हो सकता है, उसके बारे में जैसे आज ने जन टीवी ने बहुत अच्छा आज एक हमें प्लेटफॉर्म दिया है, हर अपनी बात कहे, जो भी किसान नेता हैं अपनी बात कहें कि इसमें क्या कमियां क्या किस। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें काल्पनिक बातें ज्यादा है कि एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, हमारी मंडियां बंद हो जाएगी, हमारे किसान इस तरह से हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं नागौर जिले से हूं और मेरे वहां की जो जीरा जो भी है उसको बाहर लेके गुजरात लेकर के बेचते हैं किसान ले जाके, कि वहां पर अच्छा बिकता है। तो ये तो ऑनलाइन आपको ट्रेडिंग कर रहा है, सब कुछ है, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और अगर हम ये करते हैं, ये अब आप ये कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी, मैं कह रहा हूं आज अपन किरायानामा दुकान का लिखाते हैं, क्या हम उसमें नहीं लिखाते क्या कि इतने % हम बढ़ाएंगे, हमेशा ये करेंगे, ये उसकी शर्तें रहेगी। तो अपन तो अभी बात काल्पनिक कर रहे हैं कि वो पैसा उसका ठगी हो जाएगी, फिर वो कोर्ट में नहीं जा सकेगा। मैं कह रहा हूं अभी एसडीएम का प्रावधान है, कलेक्टर का है, ये और ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। कोर्ट की हालत भी तो क्या आप देख लो ना, आप तो आज इसका है तो एसडीएम का है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। जिस तरह से सरकार ने भी 251 एक रास्तों का रास्ते निस्तारण के लिए एसडीएम को दिया कि 1 महीने में आप रास्ता खोलिए उसका, तो मेरा ये मानना है कि तिलक साहब ये हो रहा है फसली ऋण, फसली बीमा जो है, फसल बीमा योजना आप देख रहे होंगे उसका असर ये एसडीएम, तहसीलदार और कलेक्टर से ऊपर डिपेंड करता है कितने कितने पैसे आते हैं। आज भी एजेंसीज अपने मनमानी तरीके से सर्वे करवाते हैं, बेशक सरकारें कुछ भी कह लें। आज लाचारी है सरकारों की, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी सरकार के वक्त भी एक जालोर का मामला बताना चाहूंगा, 2 रिपोर्ट, तहसीलदार की रिपोर्ट अलग और कलेक्टर ने उसमें काट छाट करके अलग रिपोर्ट बना दी, दोनों पब्लिक डोमेन में है। तो ये कैसे यकीन किया जाएगा? आप कह रहे हैं ये तो रिमोट से चलते हैं प्रशासनिक अधिकारी, उनको न्यायालय की ताकतें मिली हुई है, लेकिन कितनी ताकतें। लेकिन योगेंद्र जी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात की है, हम अगर देखें पहले जो बीमा होता था प्रधानमंत्री फसल बीमा, इसमें बड़ा लाभ हुआ है। मैं अगर मेरे नागौर जिले की बात करूं तो किसानों ने खरीफ के अंदर प्रीमियम जमा कराया था 21 करोड़ रुपए और उनको बीमे का मुआवजा मिला है 101 करोड़ से ज्यादा का। तो निश्चित रूप से चूरू को देख लें आप, वो मिला है। नागौर एक अकेली तहसील ऐसी है जब 42 करोड़ से ज्यादा का फसल बीमा मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा। तो मैं इससे सहमत हूं कि कई जगह कई कारणों से उसको बीमा जो कंपनी है उसकी कहीं ढिलाई रहती है या कहीं से कुछ तरह से। और अमरा राम जी तो खुद किसान नेता हैं, इनके तो सीकर में मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा आपकी फसल बीमा मिला। 6000 करोड़ का फसल बीमा किसानों को मिला है, जबकि प्रीमियम इसका बहुत कम जमा कराया है 2-2.5 करोड़। तो इसलिए निश्चित रूप से अब की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा उसमें किसानों को लाभ हुआ। और मेरा योगेंद्र जी साफ साफ कहना है कि अभी हम काल्पनिक बातें ज्यादा कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा जरूर हो जाएगा। अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं सिमरन कौर ने, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसको मैं व्यक्तिगत रूप में नहीं जानना चाहता कि उन्होंने किस तरह से दिया, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि साल सवा साल में वहां चुनाव भी, अब वो किस तरह से, क्या राजनीतिक कारण हो सकता है, क्या किस तरह का हो सकता है। लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। राजस्थान के अंदर ये कह रहे हैं आप कर्जा माफ नहीं कर रहे, आपने कुछ किया नहीं है, तो आप किस तरह से कर रहे हो? पहले आप करते तो सही ना, आप अगर कर्जा भी माफ कर देते, ऋण भी आप बांटते। मैं आपको 2 बात बताना चाहूंगा, हर किसान का
10 लाख का दुर्घटना बीमा था, उसको इन्होंने रोक दिया। एक जीवन सहकार बीमा था, उसको आपने रोक रखा है। 2 साल से क्यों रोक रखा है? और आप किसान की बातें कर रहे हैं। आज अगर एक किसान का एक्सीडेंट हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के समय हमारी माननीय वसुंधरा राजे जी की जब मुख्यमंत्री थी, तब हमने ये लागू किया था। आज वो 2 वर्षों से बंद है। आप उसका बात करो ना, क्यों है? किसान को सभी तरफ से लाभ होगा, तब किसान की आय बढ़ेगी, तब किसान आगे बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छी बात है, हमें इसको काल्पनिक बातों पे इसको विरोध नहीं करना चाहिए, अभी हमें देखना चाहिए, और जब समय अगर छोटी मोटी कोई समस्या आएगी निश्चित रूप से निस्तारण होगा। वापस आ रहा हूँ आपके पास, अमराराम जी के पास में जाना चाहूंगा। अमराराम जी, काफी ब्रीफ करने की कोशिश लग साहब ने आशंका है, आप लोग निश्चित रूप से आपने अध्ययन किया होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आप हरिमोहन जी, मैंने आपका असेंबली में बहुत अच्छा देखा भी है काम। जो आशंका है कुछ साबित हो रही है, काल्पनिक है। अभी तिलक साहब जो कह रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं कि जो हमें डर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार स्तर पे भाजपा के स्तर पे क्लियर किया जा रहा है। जी अमराराम जी, कुछ क्लियर हो पा रहा है? तिलक साहब तो अभी ये निर्मूल हमारी काल्पनिक चीजें हैं कि मंडियां बंद हो जाएंगे, एमएसपी पे चीजें, ऐसा है योगेंद्र जी, खत्म नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा है कि और जब नीति 1990-91 में ये नीतियां लागू की गई थी, नरसिंह राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह हमारे देश के वित्त मंत्री थे, और ये कहा गया था किसान को सस्ता खाद, बीज, डीजल देने की जरूरत नहीं है। अब हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई है, और हमारे देश का किसान ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूयॉर्क ले जा करके अपना सामान बेचेगा और 4 गुनी कीमत प्राप्त करेगा। और आज हम 2000 में देख रहे हैं कि उस किसान के कर्जे में दबकर, आजादी से पहले भूख से काल में मौतें हो गई होगी, कभी भी आत्महत्या नहीं हुई है। मतलब 3 लाख से ज्यादा किसान उन नीतियों के चलते हुए कर्जे में दबकर आत्महत्या कर चुके हैं, और उन नीतियों का असर है। आज मैं ये नहीं कहता कि जो नीतियों के चलते हुए, और उन्हीं नीतियों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और जब ये नीतियां लागू की गई थी, यही भारतीय जनता पार्टी, जो तिलक साहब कह रहे हैं, तिलक साहब की तो मजबूरी है, मैं कहना नहीं चाहता, जब कहा था ये नीतियां तो हमारी थी, कांग्रेस ने चुरा ली हरिमोहन जी की पार्टी ने, और आज उन्हीं नीतियों को आगे ले जाने का काम कर रहा है। अभी तिलक साहब प्याज की बात कर रहे थे, 2019 के फरवरी में 2 रुपए किलो में कोई पूछने वाला है जी, करता है बात। अमराराम जी, आपके यहाँ पे नेट का इश्यू आ रहा है? बीच में कोई आ गया डिस्टर्बेंस। निश्चित रूप से यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई थी नवंबर दिसंबर में। फरवरी 2019 में 2 रुपए किलो में कोई लेने वाला नहीं था। मार्केट इंटरवेंशन थी, सरकार ने प्रपोजल नहीं भेजा, उन्होंने यस नहीं की, और किसान को तबाह हो गया। और इन नीतियों के चलते हुए, मार्केट इंटरवेंशन होते हुए 2 रुपए वाला प्याज 80 रुपए तक बिका है। तो ये सब चीजों को, क्योंकि ये इसलिए लिया जा रहा है कि बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आज देश की सरकार अंबानी अडानी की कंपनी सरकार होगी है, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी थी। आप अंदाजा कीजिए कि किसान से खरीदेंगे, तब किसान को मारेंगे, और फिर पूरा स्टॉक करके दलहन एक दफे खरीद लिया, 50 रुपए किलो में मूंग है, ओट है, खरीद लिया, चना खरीद लिया, और फिर 100 रुपए तक बेचा है। ये कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट होते हुए लूट हो रही थी, तो अब तो जब खत्म कर दिया जाएगा, कानूनी उस लूट को कर दिया जाएगा, तो ये आशंका नहीं है। आज खेती करने वाला खेती से महरूम है, और इसलिए जा रहा है कि कंपनियां कोई भी अगर निर्माण करती है, कोई फैक्ट्री लगाती है, 5 साल लगती है, और मुनाफा 10 से 20% होता है, और इसमें कम से कम पूंजी लगेगी, और अधिक से अधिक 100% से भी 200% तक मुनाफा कमाने की छूट होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यापार में रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहती, कुल बाजार के हवाले करना चाहती है। बाजार के हवाले का पूंजी कोई भी हो, देशी हो, विदेशी हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, वो मुनाफे के लिए कंपनियां बनाती हैं, सेवा के लिए नहीं बनाती। और सरकार इसलिए होती है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, कानून के माध्यम से उस जनता की सुरक्षा, चाहे किसान हो, आम उपभोक्ता हो, आड़ती हो,
निश्चित रूप से ये जो 3 कानून है, खेती कॉर्पोरेट के हवाले हो जाएगी। आम जनता जो 130 करोड़ लोगों के खाद्य की व्यापार में इन 3 कानून उस तरह से देने का काम करेंगे, ये आशंका नहीं है। किसान इतना भोला नहीं है कि उसको कोई बहका देगा। आज जो सबसे ज्यादा ग्रेविटी आ रही है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां का किसान आज भी आड़तियों के हवाले है, वो बैंक से नहीं है। उसकी साल भर में 2 दफे फसल आती है तो आड़तिया को देता है, और साल भर में सामाजिक खेती का जो भी बीज, खाद, डीजल, कपड़ा, ब्याह शादी के लिए जो भी पैसा चाहिए वो आड़ती से लाता है। इसलिए सबसे ज्यादा और मैं समझता हूँ अभी किलक साहब की तो सबसे पुरानी दोस्ताना पार्टी है एनडीए की, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उनको पंजाब में रहना है, पंजाब की जनता के बीच में जाना है। ये पहले किलक साहब अपने मोदी जी से कहे कि वो प्रकाश सिंह बादल और सिमरजीत कौर को समझाए। इसलिए ये बहाना नहीं है, ये किसान तो पहले ही मरा हुआ है, जले पे नमक छिड़कने का काम। ये हालत ये होगी कि चलिए खेत के पिंजरे में जनता को, निहत्ती जनता को धकेलने का काम इन कानून समझ सकता। और आने वाले 21 तारीख को देश में किसान सड़कों पे होंगे। इस जनता की कल्याण के लिए भेजा है। अब इससे कैसे दुगनी इनकम हो जाएगी? आप एमएसपी होते हुए भी 5 से 6% फसल खरीदी जाती है। आज 2000 में बिकने वाला बाजरा 1100 में बिक रहा है। क्यों नहीं? किस बात का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? बाजरा किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं होता, किसी कंपनी के गोदाम में पैदा नहीं होता। आप खरीदिए ना, गांव-गांव में खरीदिए। कौन मना करता है? 2000 रुपए क्विंटल की है। लेकिन केवल चाहे वो हरिमोहन जी की पार्टी हो, चाहे किलक साहब की पार्टी हो, केवल लोगों को बेवकूफ बनाती है। एमएसपी के नाम से मार्केट की तो अलग ही। जी चलिए, रामपाल जी के पास जाना चाहूंगा। रामपाल जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। रामपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। किलक साहब काफी कुछ अपनी ओर से जो चीजें हैं, संगठन के स्तर पे एक लाइन है वो तय भी की गई है और पार्टी लाइन पे बताया गया है, क्योंकि जब देश भर में चीजें निकलने लगी कि इसका विरोध हो सकता है, कुछ जगह हो रहा है, तो बताया भी गया है कि आशंका जो है वो किस तरह से आपको जवाब देना है। तो कुछ चीजों को इन्होंने अभी बताया है कि हाँ वजह क्या थी बिल लेकर के आने की, और जो आशंका है आप लोगों को, मंडी की जैसे बात कर रहे हैं, एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, कालाबाजारी की बात कर रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 उसको खत्म किया जा रहा है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अभी किलक साहब ने जवाब दिया, खुद भी एक मिनिस्टर रहे हुए हैं, तो कुछ संतुष्ट हो पा रहे हैं आप? योगेंद्र जी, मैं ये चाहूंगा कि इन तीनों बिलों के समय भारत सरकार की ओर से जो वक्तव्य दिया गया, जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें खास बातें पढ़ लें। उसमें लिखा है हम सब ये काम निवेश आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, और निवेश आकर्षित करने के लिए इन्होंने 2 समितियां बनाई, एक मंत्रिमंडलीय समिति और एक अधिकारी स्तरीय समिति। वो चाहती है विदेशी निवेश ज्यादा से ज्यादा आवे। तीसरा मैं इसको लिंक करना चाहूंगा, एक स्टेटमेंट छपा भी इकोनॉमिक्स टाइम में ऑनरेबल पीएम साहब का। उन्होंने कहा अमेरिका वालों अब तो निवेश करो, आप जो चाहते थे हमने सब सुधार कर दिए। इतना ही नहीं, हमने तो खेती की उपज का व्यापार भी, उसमें भी सुधार कर दिया, वो भी तुम करो। तो आप आओ और करो, अब तो करो। इसका अर्थ क्या है? आपने पूर्णतः केवल विदेशी निवेशकों को खुश करने के लिए ये अध्यादेश आप लेकर आए हो, कानून बना रहे हो, और ये तो इनका खुद का डॉक्यूमेंट है, खुद के स्टेटमेंट है। अब इसको भी यदि कल्पना कहा जाए तो फिर धरती की बात किसको कहा जाएगा? ये एक विचारणीय विषय है। और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, अभी जो एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, ये आशंका क्यों उठी? या किसी और ने नहीं उठाई, ये आशंका उठाई कैबिनेट मिनिस्टर ऑनरेबल नितिन गडकरी साहब ने, जिन्होंने ये अध्यादेश जारी होते ही एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो एमएसपी की दरें हम तय करते हैं ये अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से मेल नहीं खाती, और हमने इसी ढंग से यदि एमएसपी शुरू रखी तो भारत की इकोनॉमी चौपट हो जाएगी, भारत की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी।
इसका निष्कर्ष आप कोई भी कॉमन मैन से पूछ ले, वो यही निकालेगा कि सरकार की मंशा एमएसपी को खत्म करने की है। इसलिए ये जो आशंकाएं उठाई, ये किसी और ने नहीं उठाई, ये तो आपने खुद ने इनको व्यक्त किया। अब आपने इनको क्यों व्यक्त किया, इसका स्पष्टीकरण तो क्लिक साहब नहीं दे सकते। क्लिक साहब तो केवल और केवल इनका धर्म निभा सकते हैं कि ये जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो वो तो इनको कहना ही पड़ेगा। इनको भारतीय जनता पार्टी में टिकट लेना है, इनको भारतीय जनता पार्टी में सर्वाइव करना है, तो वहां ये कैसे नहीं कहेंगे उनकी। और ये क्लिक साहब जो अपना धर्म निभा रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज की डिबेट में हम विषयांतर बहुत हुए, हमारा योजनाओं पर डिस्कस नहीं है। आज हमारी डिस्कशन है ये जो 3 अध्यादेश हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, इनको लेकर। और एक पार्टी की विफलता दूसरी पार्टी की सफलता कैसे हो सकती है? यदि एक पार्टी विफल हो गई तो आप कह रहे हो आपने तो ऐसा किया, अरे उन्होंने तो कर लिया और इस कारण से केंद्र से उनको आउट कर दिया जनता ने। आप क्या कर रहे हो, आप तो अपनी बताओ ना। इसलिए दूसरों की विफलताओं के सहारे कब तक चलना चाहोगे? खुद की सफलताएं बताओ। और चौथा मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा ये सब काल्पनिक बात है और कल्पना के आधार पर विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, आप 2 लोगों को खड़ा कर दो, एक को कहो शाबाश तुझे हम हर महीने में पूरी खुराक देंगे, दूध भी देंगे, घी भी देंगे, और दूसरों को तुझे रोटी भी नहीं मिलेगी। फिर कहो कराओ दोनों की कुश्ती, कौन जीतता है? तो सामने आ रहा है कौन जीतेगा। इसलिए आप कह रहे हो जो मंडी परिसर में व्यापार करेगा उसको शुल्क देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, राज्यों के कानून मानने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो जो परिसरों से बाहर व्यापार करेगा वो केवल पैन कार्ड लेके आ जाए, फिर उस पर कोई टैक्स नहीं, उसमें कोई शुल्क नहीं, और इतना ही नहीं तो राज्यों का कानून भी उस पर लागू नहीं। इतनी सारी छूट। और फिर 5वीं बात मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा किसानों के नाम पर कि हमने आपको स्टॉक लिमिट खत्म कर दी। अरे हमारे तो 86.6% छोटे और लघु सीमांत किसान हैं, उनको काय की स्टॉक लिमिट? इसलिए उनके पास तो अनाज जितना होता है कि वो अपना परिवार चला लें। किसके लिए कर रहे हो तुम ये? इसलिए आप जो काम धन्ना सेठों के लिए कर रहे हो, जो काम आप बड़े पूंजीपतियों के लिए कर रहे हो, वो किसान के नाम क्या कर रहे हो? इसलिए कि आपका विरोध नहीं हो। इसलिए योगेंद्र जी, ये जो सारे मुद्दे हैं, इन पर सार्थक बहस की जरूरत है। और हम तो ये चाहेंगे कि जब अध्यादेश आया, देश भर के किसानों ने विरोध शुरू कर दिया, आपने मंथन क्यों शुरू किया? बहस के साथ बिल आने चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। चलिए, मैं हरिमोहन जी के पास में जाना चाहूंगा। हरिमोहन जी, आज भी जब अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी डाउन जा रही है, तो भी हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी कुछ उसमें सहयोग कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि, क्योंकि जैसे किलक साहब ने कहा अभी कि इससे ग्रोथ बढ़ेगी और किसान की भी बढ़ेगी, किसान अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो निश्चित रूप से देश में पैसा आएगा, पैसा सर्कुलेशन में आएगा, और आएगा तो सब चीजों की स्थितियां सुधरेंगी। लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करते हैं तो किसान को बेनिफिट मिलेगा, उससे मंडियां बनेंगी, मंडियां मतलब कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, जैसे दावा किया जा रहा है बिल के माध्यम से। और एसडीएम कलेक्टर, जिसका अमराराम जी ने आपने कुछ संदेह भी जताया है, वह भी तो काम वही करेंगे, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा, उनका सरकारें रहेंगी। तो ऐसी आशंका जो है वो बीजेपी खारिज कर रही है कि गुमराह नहीं करना चाहिए किसानों को। एक तो सुना होगा भी आपने किलक साहब को, किलक साहब को भी सुना, रामलाल जी साहब को भी सुना, अमराराम जी को भी सुना। सबसे पहले तो मैं आपने लोगों को चेंज जो किया ना, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कि कोई मुद्दे की बात तो करने वाले, एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करने वाले लोगों को आपने चेंज किया। किलक साहब ने कहा कि ये काल्पनिक नहीं है। अगर आप कानून में प्रावधान एनएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का कर देते और केवल भाषण नहीं देते, कोई कल्पना करके सीधी नहीं कहते, आपने कानून में प्रावधान किया है क्या? कहीं लिखा है क्या आपने कि भाई एमएसपी देंगे, इस कानून के अंतर्गत हम बाध्य हैं इसके देने के लिए? आपने तो वो भी नहीं लिखा। असल में क्या है कि अब सरकारें, केंद्र की सरकार ये महसूस करती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जो वे खरीदते हैं उसमें लाखों करोड़ रुपया किसानों की जेब में जाता है, सरकारों का दिवाला निकलता है।
और इसीलिए जो शांता कुमार कमेटी है उसने ये कहा है कि एमएसपी वाला जो अगर खत्म करोगे तो 1 लाख करोड़ का केंद्र सरकार को बचत होगी। तो जो सिस्टम जो बन रहा है, जो सिस्टम आ रहा है, ये पूरा का पूरा शासन, पूरा का पूरा केंद्र धीरे धीरे समाजवादी गरीब लोगों के हितों से अलग हटकर पूंजीवादी व्यवस्था की ओर मोड़ना चाहता है। जितना भी इस पूरे देश में जिस प्रकार के हालात आप देख रहे हैं, चाहे वो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन आप देखो, चाहे वो इसका एयर इंडिया का आप देखो, चाहे आप बीएसएनएल का आप देखो, चाहे कोल का आप देखो, जो सिस्टम है ना, जानना चाहूंगा, ये सरकार सवाल है मेरा जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल। अमरा राम जी ने जो बात उठाई थी अभी, वो उस पे डालता है, वो उस पे डालता। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार, कोई भी सरकार हो, जो बिल लेकर के आती है उसे कहती है कि बिल्कुल जनहितैषी है, जनता की सेवा का बिल है, और एक भरोसा भी होता है कि जनता की चुनी हुई सरकार जनता के हित में कर रही होगी। लेकिन वहीं से आशंका भी शुरू हो जाती है, अपोजिशन में जो पार्टियां होती हैं कहती हैं नहीं बिल्कुल गलत। पार्लियामेंट में योगेंद्र जी, पार्लियामेंट पे इस पर खुलकर डिबेट होना चाहिए। एक तो पार्लियामेंट ही आजकल चल रही जो नाम मात्र की चल रही है, एक जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत ये कोई पार्लियामेंट है जहां न कोई बहस है, ना जहां कोई न प्रश्नकाल है, जहां कोई आदमी अपनी बात नहीं कह सकता। किसी को कोरोना के नाम से कर दो, किसी को दूसरे नाम से कर दो, किसी को अन्य प्रकार से कर दो। क्या बहस हुई है इन बिलों पे पार्लियामेंट में मुक्त कंठ से? अगर बहस होती तो जो सुझाव हैं विपक्ष के या किसानों के पक्ष के, उस पर सरकार विचार करती और बिंदुवार धारावाहिक उसका जो क्लॉज है उस पर वो जवाब देती कि इसका कारण ये है। तो ये इस प्रकार का तो कोई सिस्टम हुआ नहीं, उन्होंने अध्यादेश निकाल दिया। अध्यादेश निकालने की जरूरत क्या थी इतनी जल्दी? ये कायदे से बिल लाते, बिल ला करके भी कर सकते थे और पार्लियामेंट के माध्यम से भी ये कानून बना सकते थे। अध्यादेश लाना ही इनकी नीतियों पर शंका करने का है। ये मनमाने ढंग से किसान विरोधी अपना कृत्य करके किसानों की सारी व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। आज की तारीख में आप ये देखिए कि मंडियों का मैं माफी चाहूंगा सर, समय कम है। आप लोगों ने बहुत ही सार्थक अपने सुझाव भी दिए हैं, कुछ जो शंकाएं थी उन पे भी चर्चा की है, और निश्चित रूप से हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि आप सारे एक्सपीरियंस जो लोग हैं, जो किसानों के लिए काम भी कर रहे हैं, उन्होंने सबने समय दिया। और बात यहीं पे है कि किसान का हित होना चाहिए। सरकार अगर वास्तव में किसान हितैषी बनकर के अगर बिल लेकर के आ रही है, इन्होंने तो कह दिया कर्जा ही माफ नहीं किया, राजस्थान में कर्जा माफ किया बिना ब्याज के किसानों को। अरे नहीं किया, नहीं किया। कम हो सकता है, कर्जा हो गया क्या? नहीं कम हो सकता है। योगेंद्र जी, इनके पार्टी के अध्यक्ष ने 10 दिनों में पूरा कर्जा किसानों का माफ करे थे। किसान नेता बैठे हैं, ये तो किसान नेता बैठे हैं, इनसे पूछिए। ये हो सकता है कुछ छूट गए हो योगेंद्र जी। अभी इन्होंने अभी अध्यादेशों की बात की, अभी राजस्थान विधानसभा में कितना बहस कराई है इन्होंने। राजस्थान विधानसभा में अध्यादेशों पे या बिल जो पेश किए कांग्रेस ने, कितनों पर अभी बहस कराई है आप बताइए। अभी ये राजस्थान में तो प्रश्नकाल कर नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, अगली उठा रहे। राजस्थान में नहीं किया इसलिए संसद में नहीं कर रही। नहीं अजी, ऐसा है रामलाल जी, देश के पहले प्रधानमंत्री गलती करेगी, देश के पहले प्रधानमंत्री ये भी वही करेंगे जिन्होंने ये है आप 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे। अरे आज तक किसी प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं की। आपको अच्छा नहीं लगा था मत करो अनुसरण, आपको अच्छा नहीं लगता। योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा पहली बार प्रधानमंत्री ऐसे हुए देश के जिन्होंने ये घोषणा की है 2022 में आय दुगनी करेंगे। अरे लेकिन 17 जुलाई क्यों चुनी उन्होंने जन्मदिन के दिन किसानों की हत्या करने के लिए? 17 जुलाई क्यों चुनी? कोई तारीख दूसरी तो कर लेते। कि वास्तव में हितैषी और कितनी आशंकाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद। खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। कॉमरेड तिलक साहब।